Good evening, everyone. Welcome to Mathshala. This is Abstract Algebra lecture number 12. SN हम लोगों ने डिस्कस किया है. बाकी देखिए ग्रुप थ्योरी में ऐसा है कि धीरे धीरे चीजों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे. ये 12वां लेक्चर है. आई एम श्योर मुझे और 12 लेक्चर लगेंगे क्योंकि मैं अच्छे से कंप्लीट करना चाहता हूँ और आपके पास भी पर्याप्त टाइम है ना. और मैं इस बार कोई जल्दी नहीं चाहता हूँ क्योंकि पिछली बार बच्चों ने कहा था सर आपने अलजेब्रा जो है वो जल्दी पढ़ा दिया. क्यों भाग्यश्री है? सही है ना? हाँ सर. इस बार नहीं चाहिए हमें वो. ठीक है, आप लेकिन मेक श्योर कि आप बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं. उनको मैंने आपको अप्रैल शुरू होने से पहले ही खत्म करा दिया है. तो आप अब इससे ज्यादा टाइम आपको ना कोई कोचिंग दे सकती है, कोई नहीं दे सकता है. ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट्स है अलजेब्रा आप धीरे धीरे करते रहिए, मैं आपको कराए दे रहा हूँ. तो देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे कॉन्जुगेसी ऑफ एलिमेंट्स. मतलब एक एलिमेंट ए है, वो किसी दूसरे एलिमेंट बी के कॉन्जुगेट है कि नहीं. मतलब बी कोई एलिमेंट है वो उसका कॉन्जुगेट है कि नहीं है. अब कॉन्जुगेट इन विच सेंस, जैसे कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन अलग अलग होती है. मान लो जैसे इनवर्स होता है ना, ए और ए इनवर्स, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है कि ये एक दूसरे के इनवर्स है. वैसे ही कॉन्जुगेसी भी एक तरह का रिलेशन होता है. जैसे इनवर्स होना क्या रिलेशन होता है बताओ. कि भाई एक, अभी हम लोग, मैं मेरा फ्रेंड जो है वो खन्ना भामरी की बात कर रहे थे. खन्ना भामरी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. जो लोग भी बुक्स हैं जिनके पास पीडीएफ है वो बुक शेयर करते हैं. ठीक है, वो बुक फॉलो करिए, वो अच्छा है. तो ए कॉम्पोजिशन ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी और ऑफ कोर्स एसोसिएटिव. ये भी एक रिलेशन है. सिमिलरली कॉन्जुगेसी भी एक रिलेशन है. कैसा रिलेशन है, क्या है, डिटेल में आएंगे हम लोग. मान लीजिए दो ग्रुप के दो एलिमेंट हैं ए और बी. then we say A is a conjugate of B if there exists an element, some other element X, ठीक है, in group such that, देखना ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना इसका कुछ सेंस है. such that A equals to X inverse BX, या फिर और A equals to X B X inverse. यानी कि ए बी का कॉन्जुगेट होगा. अगर आपको इससे ये नहीं याद आ रहा सिमिलर मैट्रिसेस कैसे होती थी, एक मैट्रिक्स पी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करती है, पी इनवर्स डीपी, तो ए और डी जो है वो सिमिलर होते थे, याद है कि नहीं. सिमिलरली वैसा ही एकदम वही चीज है. बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स ग्रुप का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है. ठीक है, मतलब यहाँ पे रखिए एक्स का इनवर्स और अब देखिए जरा ए क्या बन गया, बी का कॉन्जुगेट. ठीक है, इसका मतलब आप बोलेंगे कि सर मुझे एक चीज समझ में आ गई. अगर मुझे बी का कॉन्जुगेट प्रोड्यूस करना है, टू प्रोड्यूस कॉन्जुगेट ऑफ सम एलिमेंट, क्या नाम दे इसको, सम एलिमेंट पी नाम दे दूं, नहीं पी तो प्राइम जैसा फील होता है. अल्फा, मान लीजिए अल्फा का कॉन्जुगेट प्रोड्यूस करना है, तो सर मैं क्या करूंगा, ग्रुप के जितने भी रैंडम एक्स है उनको उठाऊंगा. देखना, I'll pick an x and find x inverse alpha x. Whatever I am getting वो अल्फा का इनवर्स है कि नहीं है, कॉन्जुगेट है कि नहीं. है कि नहीं, कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फा. इसीलिए मैंने कहा अ कॉन्जुगेट. डेफिनेशन में हर चीज का मीनिंग है. ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, ये समझना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है पर मुझे लगता है कि चीजें आसान हो गई हैं. इस साइड से देखेंगे तो आसान है. मतलब किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट लेटेस्ट से सी, इसका कॉन्जुगेट मुझे चाहिए, तो क्यों ना मैं ग्रुप का हर एलिमेंट उठाऊं.
ठीक है, x इनवर्स सी एक्स। अब यहां कलेक्ट करूं क्या आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है ये सब इसके कॉन्जुगेट हो गए कि नहीं हो गए, बताइए, यस और नो, कॉन्जुगेट सी, ठीक है कि नहीं। तो इस लिहाज से क्या आप ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो खुद का तो कॉन्जुगेट होता ही है, मतलब और कोई उसका कॉन्जुगेट मिले ना मिले वो खुद तो अपना कॉन्जुगेट होता ही है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी एलिमेंट इज सेल्फ कॉन्जुगेट। क्या करना होगा इसके लिए, इस रिजल्ट के लिए, अगर मुझे इसको ट्रू करना है तो, अगर मुझे ए को ए प्रोड्यूस करना है तो मुझे कोई एक ऐसा एक्स प्रोड्यूस करना होगा जिसके लिए ये इक्वल हो, बताइए सही है कि नहीं। यस क्या आपके पास ग्रुप में कोई ऐसा ए है लेटर से, कोई ऐसा एक्स आप जानते हैं जिससे ये मिल जाए। ग्रुप में सर वो ए ही है जो एक्स है। देखो बेटा, अगर यहाँ पे ए ले लोगे तो आपका काम बनेगा क्या बताओ। मान लो ए ले लिया, साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ए, अब क्या करोगे आगे, ई लेंगे तो हो जाएगा आइडेंटिटी। एग्जैक्टली ए लेके, ए तो आप ऑलरेडी अदर देन ए लेना है भाई, ए तो ले लिया ना, अब बाकी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखना है, नए नए कॉन्जुगेट मिलेंगे आपको। दो तरीके होते हैं, या तो देखिए कि बी, या ऐसे समझिए ए जो है वो बी का कॉन्जुगेट है कि नहीं है, तो कोई एक्स अगर प्रोड्यूस करता है जो ऐसा है तो समझना है। एक है कि चलो बी के कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते चलो, जितने अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे वो सब कॉन्जुगेट। ठीक, आसानी से समझ लें। अगर व्हाट इफ वी टेक पुट x इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो हमेशा ग्रुप में होती है ना, जरा देखो आइडेंटिटी पुट करके, ई इनवर्स ए ई क्या आएगा, ई इनवर्स इज ई इटसेल्फ, सो ई ये क्या आएगा, ए कॉम्पोजिशन ई अगेन ए। तो आपको नहीं लगता कि भाई देखो मैंने क्या कहा था, इफ देयर एग्जिस्ट सम एक्स, वो आइडेंटिटी हो नॉन आइडेंटिटी हो, मैंने ये तो नहीं कहा एक्स नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस लिहाज से हर एलिमेंट खुद का कॉन्जुगेट होता है कि नहीं होता है। यस सर होता है। सही है, समझ गए। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। तो आप कहोगे सर ग्रुप में कहीं ऐसा तो ऐसा भी होता होगा ना कि ए है, अब मान लो एक्स ये सब एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई किए और कुछ एलिमेंट्स मिले, मान लो इससे एसोसिएटेड मिला बी सी डी, फिर एक एलिमेंट है अल्फा, इसमें मिला बीटा गामा बीटा, ये सब इसके कॉन्जुगेट हो गए ए के, यानी अब कॉन्जुगेट हो गए मतलब ए बी का कॉन्जुगेट और बी ए का कॉन्जुगेट, सेम चीज है, उसमें कुछ अलग नहीं है, जैसे इनवर्स होता है। अब ये सब सर ऐसा तो नहीं है कि ये एक क्लास बन गई, एक डब्बा बन गया जिसमें सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक डब्बा में यहां बना लूं जिसमें सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, बताओ चलेगा कि नहीं, समझ पा रहे हैं, एक डब्बा बना लिया जिसमें ये सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। किस तरफ इशारा हो रहा है, इस तरफ इशारा हो कि सर क्या हम लोग कॉन्जुगेसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके ये बता सकते हैं कि ग्रुप, किसी भी ग्रुप का पार्टीशन कॉन्जुगेसी क्लासेस में हो जाता है। यानी क्वेश्चन है इज कॉन्जुगेसी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप खुद से पूछिए। देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, मतलब क्या खुद हर एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू ए और नॉट, क्या खुद हर एलिमेंट अपना कॉन्जुगेट होता है कि नहीं होता है, अभी प्रूव किया एवरी एलिमेंट इज सेल्फ कॉन्जुगेट, तो रिफ्लेक्सिव होता है। अब मुझे सिमेट्रिक के बारे में बताइए, अगर ए कॉन्जुगेट है बी का तो क्या बी ए का कॉन्जुगेट होगा,
इसको देखने के लिए अगर A कॉन्जुगेट है B का तो एक ऐसा x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए, इसलिए कहता हूँ मैथमेटिक्स में जिसको डेफिनेशन अप्लाई करना आ गया उसी को मैथमेटिक्स आया। So x inverse ax equal to b by a is related to b। अब इसमें जरा x से पोस्ट मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, ax equals to xb, सॉरी प्री मल्टीप्लाई, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करो x इनवर्स से तो क्या आ रहा है, a equals to xb x इनवर्स। तो a रिलेटेड टू b था, अब b रिलेटेड टू a हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि अगर a कॉन्जुगेट है b का तो अपने आप b कॉन्जुगेट बन जाता है a का उसी x के साथ है। बताओ सही है कि नहीं? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आपके रिस्पॉन्सेस थोड़ा सा स्लो आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है ना? सर अगर ए बी का कॉन्जुगेट है तो ए इज इक्वल्स टू आना चाहिए ना, ए इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स, ऐसे होना चाहिए ना पहले। कुछ भी कर लीजिए, इसको यहाँ से उल्टा ले आइए, उसमें क्या है, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ से उल्टा ले आइए, इसमें क्या है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि a इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे कि जब a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू a तो किसी को भी किसी का भी कॉन्जुगेट बोलो, कहीं इनवर्स अप्लाई करो, कुछ भी करो, दोनों सेम है, दोनों साइड सेम है, इसीलिए लिखा जाता है a इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स या a इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स। ठीक है, तो एक बार b a का कॉन्जुगेट हो गया तो a b का कॉन्जुगेट हो ही जाता है, तो ये हो गया आपका सिमेट्री b। अब क्या बचा, ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव होगा, मतलब अगर a रिलेटेड टू b, मतलब a b का कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या हुआ, a है b का कॉन्जुगेट तो a आएगा x bx इनवर्स bx या फिर x b x इनवर्स, जो भी है, मतलब a b का कॉन्जुगेट है, मतलब b में किसी x से मल्टीप्लाई करने पर या ये ऑपरेशन करने पर a प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, और b किससे रिलेटेड है, c से, यानी कि b रिलेटेड c से, यानी कि b इक्वल्स टू सम y इनवर्स c y। तो क्या क्वेश्चन है, क्या a c से रिलेटेड होगा, यानी a कॉन्जुगेट है b का, यानी b में कुछ ऑपरेट करके a प्रोड्यूस किया गया, b कॉन्जुगेट है c का, यानी c में कुछ ऑपरेट करके प्रोड्यूस किया गया, तो आपको इस बार क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि a कॉन्जुगेट है c का, यानी a इज सम z इनवर्स c z होगा क्या, क्या आप a को सम c या व्हाट इज z, व्हाट इज दैट z हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। होगा, बी पुट कर देंगे उसमें, ए में एक्स इनवर्स बी एक्स है तो बी के जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सी की आप पुट कर दो सर, बी की ये b की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, a इक्वल्स टू x इनवर्स y इनवर्स c y x, x y इनवर्स को आप जानते हैं कि y x इनवर्स लिख सकते हैं और c y x, क्योंकि यहाँ रिमार्क डाल देता हूँ जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, याद रखिए ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ना कि इनवर्स। तो देखो इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, yx आ गई, यस सर, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब कॉन्जुगेट होना एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जिस तरीके से कॉन्जुगेसी में पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ना, जिंदगी में भूलोगे, यानी कि इक्विवेलेंस सॉरी कॉन्जुगेसी, क्योंकि कोई चीज देखिए, ए बी का कॉन्जुगेट है, बी सी का कॉन्जुगेट है, इसका कोई तो मतलब होगा पढ़ाने का, क्यों ये सब सिलेबस में रखा गया, जस्ट ऐसे ही एक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, है कि नहीं? तो मकसद है कि आप जानें कि कॉन्जुगेसी अगर होती है तो कॉन्जुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और हर इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन करता है। पार्टीशन करने से हमें फायदे क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही सिखाया है। मान लो ये सेट है, ये 4 क्लास में बांट दिया, ए बी सी डी, तो ये 4 क्लासेस का केवल एक एक एलिमेंट उठाओ और इनको स्टडी करो, चारों क्लास स्टडी हो गए। तो 400 एलिमेंट की बजाय आपको सिर्फ 4 एलिमेंट्स को स्टडी करना है, जो जॉब होता है। ठीक है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्जुगेसी is an equivalence relation
इक्विवेलेंस रिलेशन एंड हेंस दुनिया का कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे ही नहीं होता, हेंस इट पार्टीशंस द सेट, है ना, इनटू क्लासेस। कौन सी क्लासेस? कॉन्जुगेसी। इक्विवेलेंस क्लासेस। हाँ, इक्विवेलेंस क्लासेस, उनका नाम क्या होगा? कॉन्जुगेसी क्लास। ठीक है, कॉन्जुगेसी क्लास। अब ये क्लास जो होगी कैसी दिखेगी, क्या होगा, अभी बताता हूँ। आओ इमेजिन करें ये ग्रुप है, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बैठा हुआ है, ये ए है, बी है, सी है, डी है ना, ऐसे करके काफी एलिमेंट्स हैं। मैंने क्या बोला, किसी एक एलिमेंट का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है कि कितने एलिमेंट ए के साथ कॉन्जुगेट है, तो कैसे निकालते हो बेटा? ग्रुप के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना शुरू करो, है ना, जो नए नए एलिमेंट्स मिलते रहेंगे समझ लो कि, तो मल्टीप्लाई इन द सेंस कैसे, एक्स ए एक्स, फिर वाई ए वाई इनवर्स निकालो, जेड ए जेड, ईटा ए ईटा इनवर्स, मतलब हर एलिमेंट से। अब आप कहोगे सर फाइनाइट है, तब तो ठीक है, 4 एलिमेंट है, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। आप देखिए ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ, बहुत बार लोग कॉन्जुगेसी को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसी वजह से कॉन्जुगेसी का असली जो काम है वो हो नहीं पाता। अभी दिखाऊंगा आपको, ये तरीका समझ में आ गया है कि नहीं, डेफिनेशन से मैच करता है कि नहीं। मतलब मैंने एक्स इनवर्स बी एक्स, मैंने ये वाला साइड इग्नोर कर दिया, कौन सा वाला, ये वाला, मैंने कहा इसको इधर लिखो, एक्स इनवर्स बी एक्स इक्वल्स टू ए। सिर्फ इसको इधर लिखने से आपको समझ में आने लगा कि सर अगर मैं वाई लिख दूं तो यहाँ भी तो कोई एलिमेंट आएगा, लेट अस से ए प्राइम, तो सर ये भी तो इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, इसीलिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था, मतलब मैं कौन हूं तो लिखने वाला, वो तो डेफिनेशन जिसमें बनाई है, अकॉन्जुगेट, यानी ढेरों कॉन्जुगेट हो सकते हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कॉन्जुगेसी, ओके यहाँ पे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ईटा ए ईटा इनवर्स। अब देखिए इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स आएंगे, लेटर से ये वैल्यू आ रही है अल्फा, ये बीटा, यहाँ से फिर आपको अल्फा मिल गया, यहाँ से फिर आपको बीटा मिल गया, और अब आपको अल्फा बीटा ही मिलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि अब आप कोई भी XYZ ग्रुप के एलिमेंट से नया कॉन्जुगेट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, सही है कि नहीं। इसका मतलब इसके 2 ही कॉन्जुगेट रहे होंगे, एक अल्फा एक बीटा। आओ इनकी क्लास बना दें। कौन सी क्लास बेटा? इक्विवेलेंस क्लास। किसकी क्लास कहलाएगी? ये कहलाएगी क्लास ऑफ ए, जिसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे, तो ए तो आएगा क्योंकि ए अपने आप से तो कॉन्जुगेट होता ही है, और अल्फा आएगा और बीटा आएगा, ये सब आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं। अब आपने एक दूसरा एलिमेंट उठाया अभी, उसके लिए निकाला, मान लो कुछ 3-4 एलिमेंट आ गए उसके, आपने उसकी एक क्लास बना दी, बेटा ये क्या कहलाएगा? क्लास ऑफ बी। इसमें क्या होगा? बी होगा और एलिमेंट जो और आएंगे। ऐसे ही क्लास ऑफ सी, क्लास ऑफ डी, समझ पा रहे हैं। तो इन्हीं क्लासेस की मदद से, और इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं बेटा? डिसजॉइंट होती हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं वो डिसजॉइंट होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, लेट अस से इसको क्या नाम दूं मैं, जाय, ये एलिमेंट बी की क्लास में भी है। अच्छा, जाय अगर बी की क्लास में बिलोंग कर रहा है, जाय बिलोंग टू क्लास ऑफ बी, इसका क्या मतलब? जाय इज कॉन्जुगेट टू बी। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इनवर्स बी एक्स इज जाय। बताओ, इतना मतलब समझ में आया? यही डेफिनेशन है बेटा, ये जिसको समझ में आ गया दैट्स, बताइए समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, क्लियर है? बोलते रहो, नहीं तो फिर मेरा फ्लो खराब हो जाएगा। तो ये है। अब जाई अगर किसी क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि जाई जो है वो एक ही क्लास में भी आ जाए, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें हम बाउंड्री देखेंगे, बड़े अच्छे प्रूफ्स हैं, लेकिन अभी लेट्स नॉट गेट इनटू दैट।
स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताऊं कि कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो डिसजॉइंट होती है, ठीक है। मतलब एक की क्लास में जो मेंबर आ गया वो उसी का कॉन्जुगेट बनेगा, या वो इसका बनेगा, ये उसका बनेगा, दूसरे की क्लास में ये लोग नहीं जाते। ये तो बड़ी सुंदर बात है। और पार्टीशन कहते किसको है? अगर क्लासेस डिसजॉइंट ना होती, मान लो कुछ इंटरसेक्शन होता, मान लो क्लासेस कुछ ऐसी होती, तो आपको पता ही नहीं चलता ये एलिमेंट यहाँ से लिया है, तो पता नहीं है कि इसकी स्टडी कर रहे हैं कि इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो फिर तो बेकार ही हो जाता ना। तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो पार्टीशन करती हैं, पार्टीशन का मतलब ही है कि वो डिसजॉइंट होना चाहिए, ठीक है, यही उसकी ब्यूटी है। तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। यानी कि लिख लीजिए कि कॉन्जुगेसी क्लासेस आर ऑलवेज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो एलिमेंट तो अपनी खुद की क्लास में तो होता ही है ना, खुद का एलिमेंट तो कॉन्जुगेट होता ही है, तो एक तो मिलेगा ही, नॉन एम्प्टी एंड डिसजॉइंट। ठीक है कि नहीं? हाँ यस सर। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लिया हमने। अब जरा आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर, ब्रिज होता है ना, ब्रिज बना देते हैं जरा। क्या सबने क्लास इक्वेशन का नाम सुना है? जरा S4 की क्लास लिख के दिखाओ, S3 की क्लास इक्वेशन लिख के दिखाओ। क्या लिखते हो? 1 + 3 + 2, है कि नहीं? याद है? क्लास इक्वेशन तो बहुत सबको याद होगा, बचपन में लिखा करते थे। अब मैं आपको एक चीज रिवील करता हूं कि ये जो बेटा क्लासेस लिखते थे ना, ये सब कॉन्जुगेसी क्लासेस थे, किसी ना किसी। टोटल कितनी क्लास बनेंगी ये भी पता होता था, यानी S3 के अंदर 3 अलग अलग तरह की क्लास बनने वाली है, ठीक है। यानी कि S3 एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, ये हो गई फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में एक एलिमेंट होगा, वो किसकी क्लास होगी ये धीरे धीरे पता चलेगा। सेकंड क्लास में 2 एलिमेंट होंगे और थर्ड क्लास में 3 एलिमेंट होंगे, ये बनेगी S3 की संरचना। आगे जाके आपको पता चल जाएगा जब मैं कह दूंगा कि जिनके ऑर्डर, मतलब अगर ग्रुप अगर कॉन्जुगेट है ए बी का, तो ए और बी का ऑर्डर सेम होता है, ए और बी का ऑर्डर सेम होता है। तो आप समझ जाओगे कि सर तीन ऑर्डर वाले सारे एलिमेंट एक क्लास में रहे होंगे, 2 ऑर्डर वाले सारे एलिमेंट एक क्लास में, क्योंकि 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? 3। ये 2 ऑर्डर वाली क्लास और ये 3 ऑर्डर वाली रही होगी। बताओ सही है कि नहीं? यस सर। बेसिकली ये कॉन्जुगेसी क्लासेस ही थी। कितनी क्लासेस बनेंगी ये भी पता होता है, खासकर एसएन में मैंने बताया ना, पार्टीशन से। इसके जितने पार्टीशन होंगे उतनी क्लासेस बनेंगी, लेकिन हर क्लास एक कॉन्जुगेसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, और वो किस एलिमेंट की क्लास होगी वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। जैसे उनमें जो भी एलिमेंट होंगे उनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। पहले ये बताओ, ये जो भी हिस्ट्री हमने देखी कि कॉन्जुगेसी क्लासेस के बारे में पढ़ा, फिर हमें पता चला कि कॉन्जुगेसी क्लास, अच्छा ये से जो क्लास इक्वेशन लिखा करते थे तो उसमें कॉन्जुगेसी क्लास, ये सारी कॉन्जुगेसी क्लासेस हुआ करती थी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जानना। अब हमेशा याद करिए कि क्लास इक्वेशन जब आप लिखते हैं, चाहे S4 के लिखें, S3 कोई भी ग्रुप के लिखें, तो 1 प्लस कुछ एलिमेंट्स 1 1 1 के फॉर्म में लिखे होते हैं। कहा जाता है कि सेंटर के एलिमेंट्स को 1 1 में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है आइए अभी समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, पूरा बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, थोड़ा इसका ग्लिम्स भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि अगर A इज रिलेटेड टू ए बी, मतलब इफ A इज रिलेटेड टू B, मतलब A इज कॉन्जुगेट ऑफ B, या मैं ये बोलूं B इज कॉन्जुगेट ऑफ A, कुछ भी। हाँ,
आप जान गए हैं कि दोनों की बातें सिमेट्रिक रिलेशन है ना। तो अगर A इज कॉन्जुगेट ऑफ B, देन ऑर्डर ऑफ A विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, बट यहीं पे लिखवा दे रहा हूं, नॉट कन्वर्सली। मतलब ग्रुप है, पार्टीशन किए 1 2 3 4, ये किसी एलिमेंट A की क्लास है, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे और लेटर से अल्फा बीटा गामा, अल्फा ये है, बीटा ये है। तो इस क्लास में रहने वाले जितने भी हैं, जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल के 4 विंग हैं, मतलब 4 दरवाजे हैं, 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो एक विंग में रहते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर, बीटेक को क्यों लें हम, बीएससी लेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये लास्ट विंग का मेंबर है, मतलब ये लड़की लास्ट विंग में रहती है, ये लड़का लास्ट, तो क्या आप बता देंगे कि वो कौन से ईयर में है? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर ये इजाजत हो, मान लीजिए इस विंग से कोई निकल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक ही क्लास के अंदर बैठे हैं एलिमेंट इस बिल्डिंग से है, तो इसका मतलब उनका ऑर्डर सेम होगा। बट अगर उनका ऑर्डर सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही क्लास में बिलोंग करें। मतलब अगर एक क्लास में बैठे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा, मतलब एक क्लास में बैठे हैं तो वो 3 ही ऑर्डर के होंगे, वो 3 ऑर्डर की ही क्लास होगी। ठीक है। जैसे S3 में देखिए, तो ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स की क्लास है 3 वाली, तो ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट की क्लास है। ठीक है। लेकिन अगर उनके ऑर्डर सेम हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही क्लास में है। ठीक है, हम लोग इस पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है वो भी देख लीजिए। b इक्वल्स टू x इनवर्स ax, तो अगर b टू द पावर k करेंगे, x इनवर्स a टू द पावर k x, और यहाँ पर लेट ऑर्डर ऑफ a इज k। ये कैलकुलेशन सबको मालूम है कि नहीं? ये तो मैट्रिक्स के टाइम से मालूम होगी, मैट्रिक्स में भी तो ऐसा ही होता था। एक मैट्रिक्स होती थी A, P इनवर्स dp, a टू द पावर 50 निकालो तो बोलते थे P इनवर्स d टू द पावर 50 p, यही तो होता था। ये कैलकुलेशन डायगोनलाइजेशन आसान है। ठीक है, खैर हमें यहाँ से मतलब है। अब अगर a का ऑर्डर k है तो बताइए ये आइडेंटिटी हो गया, तो b टू द पावर k आइडेंटिटी, x इनवर्स है फिर आइडेंटिटी हो गया, ऑर्डर सेम बट नॉट कन्वर्सली। ठीक है, इसको याद रखिए। हम लोग एग्जांपल भी देंगे धीरे धीरे। अब आइए एक नए सेट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ द ग्रुप। जो लोग, मतलब बहुत लोग जैसे जैसे पढ़ाते हैं, कोशिश करूंगा कि आपको वैसे ना सिखाया जाए। सबसे पहले आइए, ये आइडेंटिटी है, लेटर से A B C D अल्फा बीटा गामा ग्रुप के मेंबर्स हैं। क्या आप कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट B है वो A के साथ कम्यूट कर रहा है? नहीं कह सकते। अगर जब तक ये नहीं दिया है कि कम्यूट कर रहा है तब तक नहीं कह सकते। मान लीजिए मैंने कह दिया कि B जो है वो A के साथ कम्यूट कर रहा है, यानी ऑब्वियसली फिर A भी B के साथ कम्यूट कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन है ना। तो क्या ये जरूरी है कि मतलब A और B आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो B और C भी कम्यूट करें? नहीं ना। चलो B और C भी कम्यूट कर रहे हैं, यानी B की दोस्ती A से भी है और C से भी है। ठीक है, क्या जरूरी है कि B की दोस्ती ग्रुप के हर एलिमेंट से हो? मैंने तो ये बताया नहीं, जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम लोग एक क्लास में पढ़ते हैं तो दोस्ती तो नहीं होती है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जिन लोगों से हम कम्यूट करते हैं AB इक्वल्स टू B, ठीक है, AB इक्वल्स टू। अब ग्रुप में मॉनिटर अगर चुनना है, ठीक है, मतलब बड़ी क्लास है तो एक से ज्यादा मॉनिटर भी हो सकते हैं,
मान लो आपको मॉनिटर चुनना है, तो मॉनिटर ऐसा होना चाहिए जो सबसे कम्यूट करता हो, है कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हैं? तो मॉनिटर जाएगा क्लास के सेंटर में। कलेक्शन ऑफ मॉनिटर्स। हो सकता है कि कोई कोई ग्रुप ऐसा हो जिसमें आइडेंटिटी ही अकेला एलिमेंट हो जो सेंटर में जाता हो, मतलब जो सबसे कम्यूट करता हो, अकेला मॉनिटर हो। बताओ, हो सकता है कि, क्योंकि आइडेंटिटी तो कर जाएगा कम्यूट। ठीक है, लेकिन अगर कोई और भी एलिमेंट करेगा तो वो जाएगा सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में ऐसे मॉनिटर का कलेक्शन है, मतलब मॉनिटर्स का कलेक्शन है, और मॉनिटर उसको बनाया जाता है जिसकी सबसे बनती है। वैसे इन जनरल ऐसा नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जिसकी सबसे बनती है मतलब सबके साथ कम्यूट करता है, तो Z से डिनोट किया जाता है। ZG मतलब सेंटर ऑफ G। ZG is a collection of all A from the group such that AX equal to XA for every X in G। क्लियर है? जो मैंने कहा वही मैथमेटिकली लिखा है, सही है? यस सर। अब मुझे इतना बताइए, ठीक है, ये क्लियर है? यानी कि सेंटर किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो सबके दोस्त हैं, एलिमेंट्स which commute with all the elements of the group। ठीक है, जो सबके साथ कम्यूट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों से दोस्ती है तो बस आप मॉनिटर बन जाएंगे, नहीं, आप सेंटर में नहीं जा सकते। सेंटर में वही जाएंगे जो सबसे बात व्यवहार बना के रखते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बार ग्रुप्स में किताबों में ये डेफिनेशन होती है, हम इसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर ये आगे बढ़ने की बात नहीं है, इसमें एक ऑब्जर्वेशन है। आओ ऑब्जर्वेशन देखें। पहले तो बड़ा सिंपल, जो बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर ग्रुप अबिलियन है तो मुझे बताइए कि सेंटर क्या होगा? व्हाट इज ZG? नए बच्चे बताएंगे। अगर ग्रुप अबिलियन है तो सेंटर में कौन से एलिमेंट जाएंगे? सोच के बताइए, आराम से, पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता ये G होगा, पूरा ग्रुप होगा? क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सबसे कम्यूट करते हैं। तो अबिलियन में ऐसा कौन है भाई जो दूसरे से कम्यूट नहीं करता? चाहे अबिलियन हो या साइक्लिक हो, ZG is always equal to G। क्यों? क्योंकि उसमें कंडीशन दे चाहे ना दे, वो तो अपने आप ही अबिलियन है, मतलब कॉन्जुगेट, वो कम्यूट कर ही रहे होंगे। मैंने तो सोचा था ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, शायद आप लोग पकड़ लें, कोई बात नहीं। ठीक है, बट इन जनरल center of the group, in general center of the group always contains identity, so non-trivial। Non-trivial at least, huh? यानी मिनिमम आइडेंटिटी तो होती ही है। एंड hence center of the group is a subgroup of G। आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ द ग्रुप ZG is a subgroup of G। अगर G आपका अबिलियन है, साइक्लिक है, तो फिर वो पूरा ग्रुप ही बन जाएगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ अबिलियन और साइक्लिक, ZG coincides with the group G। सब ग्रुप है, ये प्रूव करना आसान है, कुछ नहीं, 2 एलिमेंट ले लीजिए, देखिए उसके इनवर्स यहाँ पे, AB इनवर्स यहाँ पे है या नहीं, होगा 100%। अब ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हेंस सब ग्रुप है तो क्या लिबर्टी मिली?
ऑर्डर ऑफ ZG, लैग्रैन्ज ने बहुत जबरदस्त काम किया, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी लेट अस से ग्रुप का ऑर्डर है कितना 27, नॉट 27, छोटे ग्रुप से शुरू करते हैं 8, देन which of the following is possible order of ZG, ठीक है, 1 हो सकता है, which is not a possible of ZG, ठीक है, 2 3 4 D 6, यस बताइए। 6 होगा सर। एग्जैक्टली, ग्रुप का ऑर्डर 8 है, बस ऐसे ही सिर्फ आपको प्रैक्टिस सिखाने के लिए कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ZG के बारे में क्या जाना चाहिए कि सब ग्रुप है, एंड सब ग्रुप है तो ऑर्डर डिवाइड करेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए किसी आसान एग्जाम में तो यही सही होगा, क्योंकि 6 ही ऐसा नंबर है जो नॉट 8 को डिवाइड नहीं करता। आसान है, बट मुझे लगता है कि आपको इस स्तर पे अलजेब्रा पढ़ाने की जरूरत है, पहले बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अलजेब्रा की हालत बहुत पतली है भाई। अब देखो, बट मेहनत करो, मेहनत करोगे, बुक्स लेके मतलब नोट्स लेके बैठोगे, लेक्चर्स को बार बार देखोगे, आई एम 200% श्योर कि आप 1 महीने में पूरा अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। बुक फिर से बता रहा हूँ, खन्ना भामरी एंड खन्ना भामरी पढ़िए, और अगर आपको खन्ना भामरी आपने देख ली है तो फिर आप SK मापा की हायर अलजेब्रा नाम की बुक है वो देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। फिर जाके गैलियन देखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सिर्फ सब ग्रुप नहीं होता है, ऐसे ही लिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये ऐसे बोला मैंने क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है ना नॉर्मलिटी, तो अभी उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आइए कुछ ग्रुप, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के सेंटर जान लेते हैं, ठीक है। सो सेंटर ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, कौन कौन से, मतलब कुछ ग्रुप्स के इंपॉर्टेंट सेंटर, जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सेंटर ऑफ ZN, व्हाट इज द सेंटर ऑफ let us say K4, what is the center of Q8, है ना, यही तो स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं। what is the center of SN, what is the center of AN, what is the center of DN। 6 पहले 6 की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, ZN का सेंटर क्या होगा? सर ZN ही हो जाएगा क्योंकि अबिलियन ग्रुप है। बिल्कुल सही, वो साइकिल की है। बिल्कुल। K4 इज अबिलियन, हेंस ये भी अबिलियन है। अब इंपॉर्टेंट है नॉन अबिलियन की Q8 n greater than equal to 3, यहाँ पे Q8 के सेंटर में, ये इंपॉर्टेंट है, Q8 का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। Q8 के सेंटर में 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक +1 और एक -1। ये ऐसे एलिमेंट है जैसे I और 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 और I को मल्टीप्लाई करें सेम है, और 1 सबके साथ, चाहे I हो, J हो, K हो, ऐसे ही -1 I हो, J हो, K सबके साथ कम्यूट करता है। तो इसके सेंटर में 2, यानी व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर ऑफ Q8 इज 2। आगे आ जाइए। SN का सेंटर हमेशा ट्रिवियल होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑलवेज ट्रिवियल, कोई और एलिमेंट कभी सेंटर में आता ही नहीं, यानी कि घनघोर नॉन अबिलियन ग्रुप है, मतलब हद नॉन अबिलियन है, मतलब इसमें कोई अबिलियन का चांस ही नहीं है। मतलब समझ लो एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो सबसे बात करता हो, कोई नहीं, सब अजीब से ही। सिमिलरली AN में भी, लेकिन याद रखिए यहाँ पे n ग्रेटर इक्वल 4 है, क्यों? क्योंकि A3 जैसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर आप A3 देखेंगे तो देखिए A3 मतलब S3 का हाफ, यानी 3 ऑर्डर का सब ग्रुप।
समझ पा रहे हैं? तो अब 3 ऑर्डर तो साइक्लिक हो गया ना, तो ZA3 अगर आप देखेंगे तो A3 बन जाएगा। अब आ जाओ DN, डाइहाइड्रल ग्रुप। अभी तक मैंने DN पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको जान लेने में कोई बुराई नहीं है। इसमें एक होता है अगर n जो है वो ऑड है, ऐसे लिखो। 2 होता है अगर n जो है वो इवन है, और 1 होता है अगर n जो है वो ऑड है। यानी अगर सेंटर ऑफ D4 पूछ रहा है तो कितने होंगे? 2 होंगे, और अगर सेंटर ऑफ D5 पूछ रहा है तो 1 होगा। DN एक ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप, जिसका ऑर्डर होता है 2n। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं। इसमें वो कौन से एलिमेंट होते हैं? दो जो आते हैं, एक तो आइडेंटिटी आता है और एक आता है b⁴n/2, क्योंकि n/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो b⁴n जो कि आइडेंटिटी बन जाता है। इसमें n/2 का चांस ही नहीं, क्योंकि n क्या है बेटा? ऑड है। बिना DN जाने आओ समझा देता हूं कैसे याद रखना है। ये याद रख लोगे, P, Bn/2, मतलब एक आइडेंटिटी होता है, दूसरा होता है Bn/2। क्यों? क्योंकि इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? b⁴n विच इज आइडेंटिटी। ठीक है, ऑर्डर 2 का एलिमेंट है। तो अगर n/2 कब एग्जिस्ट करेगा? जब n इवन होगा तब ना। ऐसे ऐसे रख सकते हो, जब इवन होगा तभी ये वाला सेंटर में आएगा, अदरवाइज केवल आइडेंटिटी ही रहेगा। ठीक है, क्यों जानना जरूरी है सेंटर में कितने एलिमेंट हैं? ताकि हम कल को G/ZG बना सकें, क्वेश्चन ग्रुप जनरेटेड बाय सेंटर, इसके बारे में पढ़ सकें। इसलिए हमें इसके बारे, क्योंकि इसका ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो जब हमें सेंटर का ऑर्डर पता ही नहीं होगा तो कैसे? अब पता लगा Q8 की बात हो रही है, तो ऑर्डर ऑफ Q8 अपॉन ऑर्डर ऑफ Q8 के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? इसमें तो 8 हो गए नीचे, 2। अभी तो बताया 2। ठीक है, 2 यानी कि 4। यानी आप कहोगे सर Q8 और Q8 के सेंटर से बनने वाला जो क्वेश्चन ग्रुप है उसका ऑर्डर 4 होगा। 4 ऑर्डर केवल 2 का हो सकता है। 4 ऑर्डर के केवल 2 ग्रुप है, या तो K4 जैसा है या तो Z4 जैसा है, तीसरी कोई चॉइस नहीं। तो ऐसे हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 इज सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कई बार ऐसे पूछ लेता है, व्हाट इज सेंटर ऑफ S4 क्रॉस Q8। ठीक है, S4 क्रॉस Q8, सेंटर ऑफ K4 क्रॉस Z2, S4 क्रॉस S3। ठीक, सेंटर ऑफ B15 क्रॉस S3। बताइए कितने कितने एलिमेंट होंगे सेंटर में? तो कहोगे सर इसके एलिमेंट, इसका कितना है बेटा? 1 S4 में, Q8 में 2, कितने हो गए? K4 में 4, Z2 में 2, 8, क्योंकि पूरा अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन क्रॉस अबिलियन इज अबिलियन। S4 में 1, S3 में 1 ही आया। ठीक है, D15 में 15 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, यानी 1 रहेगा, और S3 में 1 यानी कि 1। क्या ये क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब अगर क्लियर है तो मुझे बताओ, कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर ऑफ Z3 क्रॉस D5। क्रॉस 3 3। तो Z3 में 3, D5 में 1, 5 ऑड है ना। और दिखाता हूं कि ये दिखते कैसे हैं। ये जो 2 एलिमेंट होंगे ये कैसे दिखेंगे, तो ये ऊपर वाला रिजल्ट बताता है कैसे दिखते हैं।
S4 क्रॉस Q8 का सेंटर लिखना है ना, इसका सेंटर लिखो आइडेंटिटी, कॉमा इसका सेंटर लिखो, एक बार 1 ले लो है, और दूसरा कौन सा, इसका सेंटर कॉमा, हो गए 2 एलिमेंट की नहीं। इसका लिखना है तो इसका कैसे लिखना है, आइडेंटिटी इसकी और आइडेंटिटी इसकी, आइडेंटिटी ऑफ S4 और आइडेंटिटी ऑफ S3। ऐसे ही इसमें आइडेंटिटी ऑफ D15 कॉमा आइडेंटिटी ऑफ, तो बेटा ये 2 एलिमेंट नहीं है, एक ही तो है, ये भी एक ही टपल में लिखा जाता है, ये मतलब है। इससे आसान भाषा में मैं तो नहीं पढ़ा सकता और कोई पढ़ाए तो पढ़ लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कल का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास इक्वेशंस। अभी मैंने बताया कि जैसे Q8 का लिखना है, तो इसमें Q8 में यानी कि टोटल 8, यानी कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी उसमें ही तो Q8 की क्लास इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, और थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज ही पढ़ाया हुआ है। क्लास इक्वेशन gives exact idea about number of conjugacy classes first and their behavior। अब behavior में क्या आता है कि number of elements in each class, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे बिल्कुल आसान एग्जांपल दे रहा हूं, S3 क्लास इक्वेशन लिखी जाती है 1 + 3 + 2, ये हो गई S3। तो सर एक एलिमेंट S3 में होते ही 6 हैं, सर एक एलिमेंट होगा जिसकी क्लास में वो अकेला होगा, ठीक है, जिसकी क्लास में वो अकेला होगा। तो बेटा याद रखना ये सेंटर का एलिमेंट है, क्यों है मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, क्लास खत्म होने से पहले। एक एलिमेंट होगा जिसके में 3, यानी कि इस कोई भी एक एलिमेंट होगा जिसकी क्लास में वो अकेला होगा, ये किसी एलिमेंट B की क्लास होगी जिसमें B1 B2 और B3 है, 3 एलिमेंट, और ये कोई एलिमेंट होगी क्लास C की जिसमें C1 और C2 2 एलिमेंट, बाकी आपके। तो ऐसे अगर कोई कहे Q8 की क्लास इक्वेशन है ना, अगर कोई कहे कि 1 + 1 + 2 + 2 + 2, तो सबसे पहले आप कहोगे सर सेंटर में 2 एलिमेंट है, क्योंकि 1 और 1 की जो क्लासेस होती हैं वो सेंटर को रिप्रेजेंट करती है, मैं भी सिखाऊंगा इसे। फिर 2-3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी क्लास में 2-2 एलिमेंट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर, और टोटल सम जो है देखिए वो 8 है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें इस क्लास में 2 एलिमेंट है, इस क्लास में 2 है, इस क्लास में 2 है, टोटल क्लास कितनी होगी बेटा, Q8 के पास कितनी कॉन्जुगेसी क्लास है, 5। 5। S3 के पास कितनी कॉन्जुगेसी क्लास है, 3, यानी S3 टोटल 3 पार्ट में बढ़ जाता है, Q8 टोटल 5 पार्ट में बढ़ता है, 1 2 5, ठीक है। ये है क्लास इक्वेशन का एक ब्रॉड मीनिंग, ठीक है। तो पहले आराम से इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन लगाने की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि नेट में पहले क्वेश्चन अगर करने लगोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ के जाओगे तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट और है बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ। सेंटर ऑफ G, डेफिनेशन क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट इन G सच दैट AX = XA। क्या, अच्छा सर, फॉर ऑल X, देखो डेफिनेशन बहुत कुछ कहती है, ठीक है। सो A सच दैट, क्या मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, X A X इनवर्स = A, ये लिख सकता हूं कि नहीं, पहले तो ये बताओ मैंने क्या किया है, मैंने X X इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्टली, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं, X A X इनवर्स है ना, तो यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया है X इनवर्स,
ठीक है, और कुछ नहीं। ये क्यों लिखा है सर? ये तो आपने ये लिख दिया कि पूरा पहले लिख दूं फिर देखो। बहुत मजेदार है भाई, सेंटर पे वो नहीं है ax इक्वल टू x है, इसको ऐसे देखो, फॉर एवरी x इन g। सर इसका मतलब है कि x का कोई भी एलिमेंट, पूरे ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लो और a के साथ ऑपरेट करो। कोई भी ले लो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, ईटा ले लो, हर बार x a x इनवर्स, y a y इनवर्स, सब बार क्या आएगा? a। एवरी टाइम यू विल गेट a। इसका मतलब सर इन अदर वर्ड्स a का कोई नया कॉन्जुगेट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि सेंटर जो है वो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनके पास कोई दूसरा कॉन्जुगेट नहीं होता, यानी कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो किसी और से कॉन्जुगेट नहीं होते हैं, चाहे उनके ऊपर तुम कुछ भी ऑपरेट करते हो हर बार ए मिलेगा, कोई नया एलिमेंट यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो मिलता है वही कॉन्जुगेट होता है। तो बताओ समझ में आया? सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं सेंटर के एलिमेंट। तो जब आप कॉन्जुगेसी क्लास, तो मान लिया ए और बी, लेट अस से Q8 के अंदर आप 1 की क्लास देखना चाहते हो कि 1 की क्लास में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 बिलोंग टू Q8 और -1। तो 1 की क्लास, क्योंकि 1 सेंटर में है बेटा, तो 1 की क्लास में केवल 1 आएगा। सिमिलरली -1 की क्लास में क्या आएगा? -1 आएगा। क्यों? ये दोनों सेंटर में है ना, तो सेंटर में होने का जलवा तो है भाई कि हाँ सबसे हमारी दोस्ती है, लेकिन आप कॉन्जुगेट किसी के नहीं है। इसीलिए जब क्लास इक्वेशन लिखी जाती है किसकी, किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन किसी भी ग्रुप की लिखी जाती है, लेटर से Q8 की लिख रहे हैं, तो 1 + 1, पहला वाला 1 किसके लिए है? इसके लिए। इसकी क्लास में मैं अकेला हूं, एक क्लास ऐसी है जिसमें वो खुद अकेला है, वो दोनों क्लासेस आइडेंटिफाई हो गई कि नहीं? Yes. अब अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं, मैं दे दूं कि कोई ग्रुप G है जिसकी क्लास इक्वेशन लिखी हुई है, सॉरी G जिसका ऑर्डर है 12, क्लास इक्वेशन लिखी हुई है ये, लेट अस से 3 + 3, सॉरी क्या लिख रहा है, 6 4 10 और 2 12, मान लीजिए ये लिखी हुई है। इसके बारे में सबसे पहली चीज जो आप बता सकते हो वो क्या बता सकते हो? बताओ। यहाँ से जो पहला इंप्रेशन है वो आप बोल सकते हो सर सेंटर में 4 एलिमेंट रहे होंगे A B C D, और हर एक की क्लास में, क्योंकि A सेंटर में है तो क्लास ऑफ A में वो अकेला होगा, क्योंकि सेंटर का मतलब ही यही है, सेंटर ऐसे ही पॉइंट्स का कलेक्शन है जो सेल्फ कॉन्जुगेट है। इसीलिए हर ग्रुप की क्लास इक्वेशन में सेंटर में जितने एलिमेंट होते हैं उनको 1 1 में ही लिखा जाता है। पीछे आ जाओ, S3 देखो, S3 को मैंने क्या लिखा था? 1 + 3 + 2, तो सेंटर में एक ही एलिमेंट होगा, और बिल्कुल सही बात है। आगे देखो सेंटर में एक ही एलिमेंट लिखाया है कि नहीं, ये देखो, सही है कि नहीं? क्लियर है भाई? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।